हेलो फ्रेंड्स, मैं टंकेश्वर देवांगन स्वागत करता हूं वॉरियर डीटी के यूट्यूब चैनल में। आज हम जनजातियों की श्रृंखला में कमार जनजाति के बारे में अध्ययन करेंगे। कमार जनजाति भारत सरकार द्वारा घोषित छत्तीसगढ़ की एक विशेष पिछड़ी जनजाति है। जैसा कि मैं हर लेक्चर में बता रहा हूं कि छत्तीसगढ़ की 7 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है। उसमें से 5 केंद्र सरकार द्वारा और 2 राज्य सरकार द्वारा घोषित है। उसमें से कमार जनजाति एक है जो भारत सरकार द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है। उसके लिए मैंने ट्रिक बताया था कि आपको कैसे याद रखना है। अब कब कोरबा, अब कब कोरबा करके याद रखना है आपको। आ से अबुझमाड़िया, ब से बैगा, क से कम्हार, ब से बिरहोर, को से कोरबा। तो ये 5 हो गई और भुंजिया और पंडो जनजाति हैं, तो इसको आपको याद रखना है। आगे हम चलें कि इनका निवास क्षेत्र कहाँ है। तो हम देखते हैं कि ये जो कमार जनजाति है विशेष रूप से ये गरियाबंद क्षेत्र में पाई जाती है। गरियाबंद क्षेत्र जो रायपुर संभाग के अंतर्गत आता है। गरियाबंद क्षेत्र के आपका छुरा तहसील, बिंद्रानवागढ़, फिंगेश्वर और मैनपुर क्षेत्र में ये पाई जाती है। तो लगभग गरियाबंद क्षेत्र में इनका विस्तार है और आंशिक रूप से हम कहें तो धमतरी का नगरी है, नगरी सिहावा क्षेत्र। और आपका है नगरी और सिहावा लगभग 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और आपका एक मगरलोड विकास खंड है धमतरी जिला में भी, वहाँ भी बहुत कम कमार जनजाति पाई जाती हैं। उसके बाद आपका आंशिक रूप से महासमुंद क्षेत्र में बागबाहरा क्षेत्र है। महासमुंद जिले के बागबाहरा क्षेत्र में ये कमार जनजाति पाई जाती हैं। उसके बाद इसकी उत्पत्ति के संबंध में जो विद्वान बताते हैं कि इनकी जो उत्पत्ति हुई है मैनपुर तहसील के यानी गरियाबंद जिले के देवडोंगर ग्राम से हुई है। यानी कि डोंगर का अर्थ होता है पहाड़ी, ठीक है, यानी ये पहाड़ी एक गांव है। तो देवडोंगर में एक वामन डोंगर पहाड़ी है ना, जहाँ इनके सबसे बड़े देवता रहते हैं वामन देव। तो वामन देव का निवास रहता है, यहीं से इनकी उत्पत्ति हुई है। एक बार एग्ज़ाम में पूछा गया था कि रायपुर संभाग की विशेष पिछड़ी जनजाति कौन सी है। तो रायपुर संभाग की विशेष पिछड़ी जनजाति कमार जनजाति है, तो उसको आपको याद रखना है। आगे हम चलें कि इनके आदि पुरुष हम देखें तो कचना धुरवा इनके आदि पुरुष है, पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद हम देखते हैं कि इनकी उपजाति कौन कौन सी हैं। हालांकि कमार जनजाति गोड़ों की एक उपजाति है, लेकिन इसके 2 समूह पाए जाते हैं, बंधरिजिया और पहड़पटिया, है ना। बंधरिजिया जो होते हैं वो मैदानी क्षेत्रों में निवास करते हैं, पहड़पटिया जो होते हैं वो पहाड़ों पर निवास करते हैं। बंधरिजिया अपने आप को उच्च मानते हैं, मकाड़ियों से उच्च मानते हैं। मकाड़िया भी इनकी एक प्रकार होता है, मकाड़िया जो बंदर का मांस खाते हैं, लेकिन बंधराजिया बंदर का मांस नहीं खाते। जो बुधराजिया या बंधराजिया जो होते हैं वो अपने आप को मकाड़ियों से उच्च मानते हैं। तो इसको आप याद रख सकते हो, बंधरिजिया या बुधराजिया और पहड़पटिया मकाड़िया। पंचायत प्रमुख हम देखें तो जैसा हमने देखा था अबुझमाड़िया जनजाति में परगना मांझी होता है, ठीक है ना। बैगा जनजाति में भी मैं बताया था कि पंचायत प्रमुख कौन होता है, मुकरदम करके एक अधिकारी होते हैं। उसी प्रकार पंचायत प्रमुख इसमें होता है कुरहा इसका पंचायत प्रमुख होता है। कहीं कहीं इसको पटेल कहा जाता है, पर ऑथेंटिक है कुरहा, तो कुरहा को याद रखिएगा। कमार जनजाति के पंचायत प्रमुख को कुरहा कहा जाता है। इनके पंचायत में महिला हिस्सा नहीं लेती हैं, महिलाओं का कोई स्थान नहीं होता है। यहाँ पुरुष प्रधान होता है, पितृसत्तात्मक समाज होता है ना। आगे हम देखें कि ये जो पद होता है ये वंशानुगत होता है, कुरहा का जो पद होता है। आगे हम देखें कि इनका कार्य, ये विश्वविख्यात जनजाति हैं जो बांस शिल्प का कार्य करती हैं। बांस शिल्प का कार्य इनकी जनजाति में किया जाता है। ये बांस के सुंदर बर्तन बनाती हैं, इसको हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। अब मेन फैक्ट देखते हैं कि घोड़ों की उपशाखा है, पर घोड़ों के समान इनकी उपजातियां नहीं हैं, है ना। ये बहिर्विवाही गोत्र समूहों में बटे हैं। ये घोड़ों की उपशाखा है, आपको याद रखना है घोड़ों की उपशाखा, ठीक है। घोड़ जो हैं
गोंड की उपजाति कमार है और इनके दो समूह हैं जो मैंने बताया, बंधरिजिया और आपका है बंधरिजिया के साथ साथ पहाड़पटिया। ठीक है, अब मुख्य फैक्ट ये है कि कौन सी जनजाति ऐसी है जो अगर घर के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो वो घर को त्याग कर देते हैं। तो कमार जनजाति अगर घर के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो घर को त्याग कर देते हैं। ठीक है, ये कमार क्या कहते हैं, बस्ती से अलग नदी के तट पर रहते हैं। इसमें एक्चुअल में होता क्या है, जब कमार जनजाति ऐसी है जो वर्तमान में जीती है। वर्तमान में जीने का अर्थ ये होता है कि ये भविष्य के लिए कुछ बचा कर नहीं रखते। तो जब घर में किसी सदस्य की मृत्यु होती है तो क्रियाक्रम के लिए अपने घर बार को बेचकर उनका क्रियाक्रम करते हैं और दूसरी जगह अपना डेरा बना लेते हैं। इसमें एक मुख्य फैक्ट ये है कि इस घुड़सवारी को अपराध माना जाता है, यानी इस जनजाति में घोड़ों को छूना तक निषिद्ध है। घोड़ों को छूना निषेध माना जाता है इस जनजाति में। उसके बाद हम देखें, हमने बैगा जनजाति में देखा था कि बैगा जनजाति जो है सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति है। ठीक है, उसी प्रकार कमार जनजाति सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जनजाति है। ठीक है, इस जनजाति में भी गोदना का विशेष महत्व होता है और बैगा जनजाति में गोदना को हमने एक डिटेल पढ़ा हुआ है पिछले लेक्चर में, तो वहाँ जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, और जो महिलाएं होती हैं अपने आभूषण के रूप में नकली आभूषण पहनती है जिसे गिलेट कहा जाता है। गिलेट जो नकली चांदी होता है उसे ही गिलेट कहा जाता है। तो ये इनका मुख्य आभूषण होता है। सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जनजाति कमार जनजाति, सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति बैगा जनजाति, सर्वाधिक गोदना गोदने वाली जो जनजाति होती है वो आपका ओझा होता है। ठीक है, ओझा और 2-3 जनजाति और होती है जिसको मैंने पहले लेक्चर में कवर किया है, उसको आप जाके देख सकते हैं। जो कमार लड़कियां होती हैं 8 से 10 वर्ष होने पर देवाड़ जाति की महिलाओं से हाथ पैर पर गोदना गोदवाती हैं। मैंने बताया था कि बैगा जनजाति में बागी जाति की जो महिलाएं होती हैं, है ना, वो गोदना गोदती हैं, लेकिन कमार जनजाति में देवार जाति की जो महिला होती है वो गोदना गोदती हैं। ठीक है, मुख्य फैक्ट और है कि पुत्र रत्न की अगर प्राप्ति होती है तो उनका जो नाल होता है जिसको हम नेरवा कहते हैं तीर से, और पुत्री होती है तो कहटा बाँस की पंची से, है ना, तो कहटा बाँस की पंची से नेरवा को काटा जाता है। तो नेरवा काटने का अलग अलग सिस्टम है। पुत्र हुआ तो आपका तीर से और पुत्री हुई तो कहटा बाँस की पंची से। इनका भोजन, तो इनका मुख्य भोजन है चावल, कोदो से बना पेज, भात, बासी, कांदा मुख्यतः ये शिकार करते हैं। मुख्यतः ये शिकार करते हैं, शिकार प्रिय और तीर धनुष चलाने में निपुण होते हैं। तो ये मुख्यतः इतना इनका एक्यूरेट निशाना होता है कि वो चलती हुई गिलहरी या मछली का भी शिकार कर लेते हैं। ठीक है, इनके ये शिकार प्रिय जनजाति है, बट ऐसा होता है ये मजबूरी में कृषि करते हैं, है ना। कोदो है, मक्का है, इस प्रकार की खेती करना इनको ये कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन इनका जो प्रिय पेय पदार्थ है अगर हम माने तो महुआ है। ठीक है, महुआ प्रमुख पेय पदार्थ है, बिना इसके कोई भी रस्म नहीं होता। चाहे किसी की मरनी हो, चाहे किसी का जन्म हो या कोई भी रस्म हो, इनको महुआ चाहिए रहता है। आगे हम चलें। ये कमार जनजाति बाल को बहुत ही ज़्यादा पवित्र मानती हैं। ठीक है, बालों को पवित्र मानती है, इसलिए ये बाल नहीं कटाती। कमार जनजाति के जो पुरुष होते हैं वो जब बाल कटवाना रहता है तो अन्य जनजाति से नहीं कटवाते। अन्य जनजाति से कटवाना निषेध है। ठीक है, मृत्यु संस्कार पर ही मुंडन होता है, इसलिए इनके जो पुरुष के बाल होते हैं वो लंबे बाल रखते हैं। ठीक है, मुख्यतः ये धनुष बाण से शिकार करते हैं और कंधे पर हमेशा कुल्हाड़ी लटकाए ही रहते हैं। ये इनकी विशेष पहचान है। मेन फैक्ट ये है कि धनुष बाण से शिकार तथा कंधे पर कुल्हाड़ी लटकाए रहते हैं। ठीक है, कमार के अलावा किसी अन्य जनजाति से बाल कटवाना निषिद्ध है। कृषि हम देखें तो मुख्य पॉइंट यह है कि कमार जनजाति के कृषि को दाही या दहिया
कृषि कहते हैं। यह एक प्रकार की स्थानांतरित कृषि है, पर वर्तमान में ये स्थायी कृषि भी करने लगे हैं क्योंकि इनको ज़मीन मिलना थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है। तो ये जंगल को ये जो दहिया कृषि होती है, ये जंगल को जलाकर ज़मीन के टुकड़े को साफ कर पत्तियों को बिछाकर ये खेती करती है, जिसे दहिया कृषि कहते हैं। यानी कि जंगल को जलाकर पेड़ पौधे काटकर जो कृषि की जाती है उसे दहिया कृषि कहते हैं। यह एक प्रकार की स्थानांतरित कृषि है। उत्तर पूर्व भारत में इसी कृषि को झूम कृषि भी कहा जाता है। ठीक है, इनका प्रमुख वाद्य यंत्र हम देख लेते हैं। जब भी नृत्य करते हैं ये, तो मांदर नामक इनका प्रमुख वाद्य यंत्र है ना। नृत्यों के दौरान साज सज्जा एवं आभूषणों का प्रचलन इनमें नहीं होता है। जो सुआ नृत्य होता है वो कमार जनजाति की स्त्रियां भी करती हैं, जिसको गोंड जनजाति और कोलिन महिलाएं भी करती हैं। ठीक है ना। तो कमार जनजाति में भी सुआ नृत्य किया जाता है और प्रमुख वाद्य यंत्र है इनका मांदर। और नृत्यों के दौरान साज सज्जा एवं आभूषणों का उतना प्रचलन नहीं है। ये चीज़ मैंने बता दिया है। धनुष बाण तथा कंधे पर कुल्हाड़ी इनकी एक प्रमुख पहचान है। एक मुख्य फैक्ट है कि इन पर श्यामाचरण दुबे जी ने एक बुक लिखी है द कमार, ठीक है, जिसमें कमार जनजाति के बारे में विशेष जानकारी मिलती है। अब हम चलें इनके, क्योंकि ये विशेष पिछड़ी जनजाति है, अतः केंद्र सरकार राज्य सरकार ने इनके विकास के लिए अभिकरण और प्रकोष्ठ वगैरह बनाए हुए हैं। तो केंद्र सरकार द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति कमार विकास अभिकरण गरियाबंद में, जैसे बैगा में हमने देखा कि विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा विकास अभिकरण जो बनाया गया है बैगा विकास अभिकरण कवर्धा में, कमार विकास अभिकरण गरियाबंद में, क्योंकि गरियाबंद क्षेत्र में मुख्यतः इनका निवास है कमार जनजाति का। कमार विकास प्रकोष्ठ आपका बनाया गया है नगरी में, यानी धमतरी जिले में। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं इनकी बोली के संबंध में हम देखते हैं, है ना। तो गोंड जनजाति जैसे आपका बोलती है, गोंडी भाषा बोलती है, उसी प्रकार ये कमारी बोली बोलती है ना। ये जो बोली है ये द्रविडियन और आर्यन भाषाओं के सम्मिश्रण से बना हुआ है। विशेष क्षेत्र प्रभाव के कारण ये छत्तीसगढ़िया, उड़िया और हल्बी का सम्मिश्रण देखने को मिलता है। क्योंकि आसपास छत्तीसगढ़िया, उड़िया और हल्बी निवास करते हैं, इसलिए इनकी बोलचाल की भाषा में ये सम्मिश्रित हो गया है कमारी बोली में। इनके 7 गोत्र होते हैं मुख्यतः, जिसमें 5 मुख्य हैं, जिसमें नेताम, सोरी, मरकाम, मरई और छेदैया प्रमुख हैं। ठीक है, 7 गोत्र हैं, उसमें 5 प्रमुख हैं, नेताम, सोरी, मरकाम, मरई और छेदैया। जीविकोपार्जन हम देखें तो मुख्य स्रोत इनका कृषि है, जिसे दाही या दहिया कहते हैं, मैंने बताया। कमार अक्सर भूमिहीन होते हैं, इनके पास भूमि नहीं होती है, शिकार और खाद्य संग्रहण द्वारा अपना जीविकोपार्जन करते हैं। दूसरा इनका ये होता है, बाँस के बर्तन बनाते हैं, बाँस शिल्पकला और टोकरी निर्माण। ठीक है ना, बाँस के बर्तन यानी कि ये बहुत ही प्रसिद्ध है। आपको पूछे कि बाँस बर्तन बनाने वाली जनजाति कौन सी है, तो आँख मूंद के आप कमार जनजाति पे टिक लगा सकते हो। बाँस के सुंदर बर्तन बनाने के लिए ये विख्यात हैं। और कुछ करती हैं, बाँस की टोकरी वगैरह बनाती हैं, सूपा, टुकनी, झांपी ये सब बनाती हैं। ठीक है, लघु वनोपज का संग्रहण करती हैं, जड़ी बूटी बिनने का काम करती हैं, शहद इकट्ठा करती हैं, मछली मारती हैं, शिकार करती हैं, कंदमूल संग्रह करती हैं, जैसा मैंने बताया। अब आगे हम चलें, लघु वनोपज में ये क्या क्या संग्रह करती हैं। तो लघु वनोपज में ये महुआ, तेंदू, साल, बीज, बाँस, चिरौंजी। ठीक है, तो ये सब। और महुआ इनका, जैसा कि मैंने बताया कि इनका प्रमुख पेय पदार्थ है। जितने भी कार्यक्रम होते हैं उसके पहले महुआ होना अनिवार्य है इनको। अब इनके प्रमुख देवी देवता के बारे में देख लेते हैं। इनके प्रमुख देवी देवता में इनके कुल देव पहले आते हैं, जो पोगरी देव होते हैं। पोगरी देव कहते हैं अपने कुल देव को। अपने प्रमुख देवता जहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई है, वामन देव। इनके पूर्वज जो हैं वो गाताडूम और कचना धुरवा, जो मैंने पहले बताया है, कचना धुरवा और गाताडूमा इनके पूर्वज हैं।
कमार पूर्वजों के गांव की मिट्टी, ठीक है, जहाँ से वामन देव जहाँ से विराजमान है ऐसा माना जाता है, वो आपका होता है मांगर मोती, ठीक है, ये एक्चुअल में मांगर मोती है। इनके अन्य देवता है ठाकुर देव, दूल्हा देव, महादेव, हनुमान। ये जो हिंदू देवी देवता है उनको भी मानते हैं, जैसे महादेव, हनुमान, इसको भी। ये मुख्य है बड़े माता, छोटी माता, मंझली माता, इसमें मुख्य है, इसको याद रखिएगा, बड़े माता, छोटी माता, मंझली माता, है ना। कुलदेव पोगरी देव, देवता वामन देव, पूर्वज गाताडुमा कचना धुरवा। कमार पूर्वजों के गांव की मिट्टी आपकी मांगर मोती कहलाती है। तंत्र मंत्र करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको ये बैगा कहते हैं। ये बैगा जनजाति से संबंधित नहीं है, इसी जनजाति का कोई व्यक्ति झाड़ फूँक करने का काम करता है, तंत्र मंत्र सीखा रहता है, उसे ये बैगा कहते हैं। इस जनजाति में विशेष रूप से ये लोहे की पूजा करते हैं, क्योंकि ये लोहे की पूजा को देवी दुर्गा की पूजा मानते हैं। इनकी विवाह पद्धति देखें तो विवाह पद्धति में उतना कुछ खास नहीं है, बट आप याद करके रखिएगा कि मामा बुआ के पुत्र पुत्री के विवाह को ये प्राथमिकता देते हैं, ठीक है। सुख धन यानी वधू धन मान्य है इनकी जनजाति में, इसको मैंने डिटेल से बताया है वधू धन क्या होता है। विधवा विवाह तथा विवाह विच्छेद मान्य है इनकी जनजाति में, है ना, जैसे डिवोर्स वगैरह होता है, तलाक होता है, इनके जनजाति में मान्य है। इसके अलावा अपहरण विवाह है, ठीक है, यानी पैसोतोर विवाह, गुरावट विवाह है, घर जमाई विवाह है, पैठू यानी घुसपैठ विवाह, यानी लड़की लड़के के घर जाके बैठ जाती है, उसे पैठू विवाह कहते हैं। उड़हरिया विवाह, जिसे सहपलायन विवाह भी कहा जाता है, सहपलायन विवाह, तो इसको आप चूड़ी पहनाना विवाह इसमें चलता है। इस जनजाति में ये सब शादी की रस्में, जो विवाह पद्धति है वो चलती है। इनमें सहगोत्री विवाह नहीं होता, जैसा कि हमने देखा कि मामा बुआ के पुत्र पुत्री का विवाह होता है, लेकिन वो अलग गोत्र के होते हैं, तो सहगोत्री विवाह इसमें प्रचलित नहीं है। इसमें क्या होता है, जब कमार लड़के की शादी होती है तो ये विवाहोपरांत लड़का एक अलग झोपड़ी बनाकर रहता है, ठीक है। विशेष त्यौहार वगैरह पे पूरे परिवार इकट्ठे होते हैं एक घर पे। कमार परिवार जो होता है पितृवंशीय होता है और पितृसत्तात्मक होता है। आगे हम देखें कि इनके त्यौहार में मुख्यतः जो मेन त्यौहार है वो है आपका पोटा विवाह, और जो छत्तीसगढ़िया लोग मनाते हैं हरेली, नवाखाई, दशहरा, दीपावली, जो हिंदुओं के त्यौहार होते हैं ये मनाते हैं। हरेली त्यौहार जो छत्तीसगढ़ियों का पहला त्यौहार होता है वर्ष का, ये भी मनाती है, नवाखाई मनाती है, दशहरा, दीपावली ये सब मनाते हैं। मृत्यु संस्कार तो हम देखें कि शव का जो सिर होता है वो उत्तर की ओर रखकर ये दफनाते हैं, और 3 दिनों तक ये शोक मनाते हैं। 3 दिनों का इनका मृत्यु संस्कार होता है, 3 दिनों तक शोक मनाते हैं। उसके बाद कमारों में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके हाथ उसके उपयोग की वस्तुएं साथ में दफना दी जाती हैं, ठीक है। यानी कि किसी की मृत्यु हो गई तो उसके जितने भी सामान होते हैं उसके साथ दफना दी जाती है, और ये घर बेचकर क्रियाक्रम करते हैं। अतः संपत्ति का स्थानांतरण इनका बहुत कम ही होता है ना। मृत्यु होने पर ये घर छोड़ देते हैं और दूसरी जगह घर बनाकर रहते हैं। शिकार हम देख लेते हैं। शिकार हम देखें तो ये धनुष चलाने में निपुण होते हैं। जैसा मैंने बताया कि ये चलती हुई मछली, चलती हुई गिलहरी, इनका शिकार कर सकते हैं, ठीक है। धनुष चलाने में निपुण होते हैं। ये मजबूरीवश कृषि करते हैं, उस कृषि को ये दहिया या दाही नाम देते हैं। शिकार मारने के बाद ये क्या करते हैं, शिकार का जो सिर होता है उसको काट कर पानी से धोकर वन देवता को समर्पित करते हैं। आगे हम चलें तो बाँस शिल्प के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि बाँस शिल्प बहुत ही फेमस है इस जनजाति में। तो बाँस शिल्प क्या होता है कि कलात्मक, सौंदर्य परक, जीवनोपयोगी वस्तु बनाई जाती है बाँस से।
विशेष रूप से बस्तर के लोग अपनी ज़रूरतों के लिए बाँस शिल्प का कार्य करते हैं। मुख्यतः बस्तर क्षेत्र में बाँस शिल्प का कार्य अधिकतर होता है। कमार जनजाति बाँस के कार्यों के लिए विशेष प्रसिद्ध है। पॉइंट आउट करिएगा, कमार जनजाति बाँस के कार्यों के लिए विशेष प्रसिद्ध है, बता चुका हूँ। इस शिल्प का प्रचलन पूरे अंचल में है। बाँस के विभिन्न आकारों की टोकरियों का शादी विवाह व अन्य धार्मिक कार्यों में भी इनका उपयोग आवश्यक होता है। बाँस की टुकनी जो होती है, बाँस के बर्तन बनाए जाते हैं, सूपा वूपा, झिंझरी, ये सब बाँस से ही बना होता है जो कमार जनजाति के लोग बनाते हैं। इनकी जनगणना हम देखें तो जनगणना 2011 के अनुसार इनकी कुल जनसंख्या है 26,530 और विशेष पिछड़ी जनजातियों में चौथा क्रम है इनका। पुरुष की जनसंख्या कम है 13,070, महिलाओं की जनसंख्या है 13,460। साक्षरता दर बहुत कम है 47.7%, पुरुष साक्षरता है 58.8% और महिलाओं की साक्षरता है 37%। अब इनकी उत्पत्ति की कथा देख लेते हैं कि एक कथा प्रचलित है कि कमारों का अवतरण कैसे हुआ। तो जब माना जाता है कि भगवान शिव जब विनाश लीला ख़त्म करते हैं उसके बाद पुनः पृथ्वी और मनुष्य का निर्माण ये करते हैं। तब भगवान शिव क्या करते हैं, एक व्यक्ति को जिसके पास बाँस की टोकरी थी, इनको कुल्हाड़ी और तीर धनुष देकर कहा, है ना, कुल्हाड़ी और तीर धनुष दिया और कहा कि जाओ शिकार और स्थानांतरित कृषि करो, तुम्हारी जो स्त्रियां हैं वो बाँस के बर्तन भी बना सकती हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं कि इसमें दो चीज़ें शामिल हो गई। एक तो तीर धनुष और कुल्हाड़ी देकर उनको भेजा, जो कि आज भी देखने को मिलता है। धनुष पकड़े रहते हैं, शिकार करने माहिर होते हैं, कुल्हाड़ी हमेशा इनके कंधे पर होता है, ठीक है, और ये बाँस के बर्तन भी बनाती हैं, तुम्हारी स्त्रियां बाँस के बर्तन बना सकेंगी, ठीक है। तो इस प्रकार कमार जनजाति में इतने सारे फैक्ट हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैंने शामिल किया है और बाकी जो बना हुआ है वीडियोस उसको भी आप जाके देखिएगा। इसमें एक बार हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है, गरियाबंद क्षेत्र में, है ना। इनका संबंध कौन से पहाड़ से है, वामन टोंगर पहाड़ी से, जहाँ वामन देव का निवास होता है, ठीक है। आदि पुरुष इनका कचना ध्रुव है। आगे हम देखें कि इनके पंचायत प्रमुख को कहते हैं कुरहा, है ना। गोणों की उपशाखा है और ये सदस्य की मृत्यु होने पर घर त्याग कर देते हैं। घोड़ों को छूना निषिद्ध है। सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जनजाति है ना। देवार जाति के महिलाओं से ये गोदना गोदवाती हैं। उसके बाद इनका प्रिय पेय पदार्थ है महुआ। महुआ इनका पेय पदार्थ है प्रमुख। उसके बाद हम देखें बाल कटवाना किसी भी अन्य जनजाति से वो निषिद्ध होता है। इनकी कृषि को दाही या दहिया कृषि कहते हैं। प्रमुख वाद्य यंत्र है मांदर और धनुष बाण और कंधे पर कुल्हाड़ी इनकी प्रमुख पहचान होती है। इन पर पुस्तक लिखी गई है द कमार श्यामाचरण दुबे द्वारा और विशेष पिछड़ी जनजाति कमार विकास अभिकरण आपका गरियाबंद में है। आगे हम देखें तो इनकी कृषि को दाही या दहिया कहते हैं, ये तो मैंने बता दिया। बाँस के बर्तन बनाने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। आगे हम देखते हैं इनके कुल देव को पोगरी देव कहते हैं, देवता को वामन देव। इनके पूर्वज है कचना ध्रुव और गाताडुमा। कमार पूर्वजों के गांव की मिट्टी को कहते हैं मांगर मोती। जो मुख्य देवी हैं वो बड़े माता छोटी माता हैं। लोहे की पूजा ये विशेष रूप से करती हैं क्योंकि ये मानती हैं कि इसमें देवी दुर्गा निवास करती हैं। उसके बाद हम देखें, है ना, ये मृत्यु हो जाने पर अपना घर छोड़ देते हैं, घर बेच देते हैं। शिकार के लिए ये निपुण होते हैं। बाँस शिल्प के लिए ये विशेष रूप से जाने जाते हैं, ठीक है। तो कमार जनजाति में सिर्फ इतना ही।
है ना। आगे हम दूसरी जनजातियों के बारे में अध्ययन करेंगे और जितना मैंने कवर करा है उसको आप एक बार पूरा पढ़ के नोट डाउन कर लीजिएगा, मुख्य मुख्य फैक्ट। लगभग 100% से मैं दावा करता हूँ 90% क्वेश्चन अगर जनजातियों से पूछेगा तो इन्हीं सब जनजातियों से पूछेगा तो जितने फैक्ट मैंने कवर कराए हैं वहाँ से लगभग आना तय है। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़िए। अगर कुछ कन्फ्यूज़न होता है तो कमेंट करिए। थैंक यू।